हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा था, साथ साथ कैटालिस्ट के बारे में हमने आपको बताया हुआ था। और आप सभी को ये पता है कि कैटालिस्ट जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आगे हम जितने भी केमिकल इक्वेशंस कंप्लीट करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो या फिर आपके इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, जिसमें पी ब्लॉक का पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक में ढेर सारे जैसे हेलोकिन, हेलोरिन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, ये सब पढ़ाए जा रहे हैं आपको, तो उनमें इनका रोल है। तो इसलिए यहाँ पे कैटालिस्ट मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं। वो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हो सकता है आपके सिलेबस में ना आए, लेकिन उसका जो रिलेशन है, जो आप इक्वेशन आगे कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको उसके बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई इक्वेशन आपको फास्टली मूव कराना है या फिर कहा जाए कि उसमें अब क्रियाओं की रेट की बात करनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैटालिस्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को उसमें ऐड किया हुआ है। आप उसको पिछले वीडियो को आप बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं, और उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो काफी आपको अच्छी भी लगेंगी और समझ में भी आएंगी। और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पुनः देख सकते हैं। और दूसरी चीज, आज हम जो नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इसी सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है, और वो है कोलाइड स्टेट। कोलाइडी स्टेट में जो है टोटल फंक्शन आपके वो थ्योरेटिकल हैं, और थ्योरेटिकल फंक्शन में क्या होती है कि चीजें आपको सिर्फ समझनी होती हैं। रटने की प्रोसेस यहाँ पे हम लोग बहुत कम ही करेंगे। बातों को आप सिर्फ एक बार समझिए और उसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कोलाइडी स्टेट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि अगर पिछले 2-3 वर्षों की अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, पेपर्स की बात करें, तो उनमें ये देखा गया जैसे कि अस्कंदन आया हुआ है, स्वर्ण संख्या पूछी गई है, स्वर्ण संख्या हो गई है, इसके बाद जो है हार्डी-शुल्जे का नियम हो गया। ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं और आगे आने के पूरे चांसेस भी होते हैं। तो आप सभी लोग इसमें अपनी पूरी 100% सहभागिता दिखाइए और वीडियो को सभी लोग अंत तक देखें, ताकि जो इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाए, जो नियम आपको बताए जाए, उसको आप बेहतरीन ढंग से सुन सकें, समझ सकें, और जिससे जो भी समस्याएं अगर आपकी होती हैं इस संबंधित टॉपिक से, उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज इस नए टॉपिक को, जो कि आपकी सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है, वो है कोलाइडी स्टेट। कोलाइडी अवस्था। देखिए, कोलाइडी स्टेट या कोलाइडी अवस्था में क्या बताया जा रहा है आपको कि सबसे पहले आपको ये समझना है, कोलाइडी पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसपे सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट जो था अपना, वो थॉमस ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने। ठीक है ना। सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट दिया था कोलाइडी स्टेट पर, कोलाइडी अवस्था पर, वो किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने दिया था। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार क्या था कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने डिफाइन किया था कोलाइड को लेकर के, उन्होंने जो इस तरह से पदार्थ होते हैं या जो पदार्थ की एक स्थिति के आधार पर बताया इन्होंने कि जो कोलाइड को वहां पे डिफाइन किया गया था, पहले पदार्थों की अवस्था को डिफाइन किया गया था, वो 2 रूप में, एक था क्रिस्टलाब और एक था कोलाइड। एक क्रिस्टलाब और एक कोलाइड। ठीक है, तो पहले हमको जानना है कि क्रिस्टलाब क्या होते हैं। क्रिस्टलाब, और दूसरे की बात की गई है कोलाइड। ठीक है ना। तो क्रिस्टलाब क्या होते हैं पहले आप ये जान लीजिए। थॉमस ग्राहम ने ये बताया कि जो विलयन पार्चमेंट पेपर से आसानी से विसरित हो जाते हैं। पार्चमेंट पेपर या पार्चमेंट
झिल्ली जो होती है ये जंतु की झिल्ली होती है। जैसे कि आप देखिए, आप जंतु वनस्पति झिल्ली हो सकती है। जिससे आप प्याज को देखिए छीलते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर दिखाई देती है। अंडे की कवच, जब आप उबले हुए अंडे को देखें उसकी कवच को आप ऊपर से बाहर निकालते हैं तो उसमें एक पतली सी लेयर दिखाई देती है। इसी तरह से आप बकरी के ब्लेडर को देखेंगे तो उसमें भी एक पतली सी लेयर दिखाई देती है। ठीक है, ये सही चीजें क्या है, आपकी झिल्लियां हैं, जिसको पार्चमेंट झिल्ली बोला जा रहा है। तो बताया क्या जा रहा है कि थॉमस ग्राहम ने ये कहा कि जो भी विलेन है, विलेन को अगर कहा जा रहा है कि ऐसे विलेन जिनको पार्चमेंट पेपर से आसानी से विस्तृत किया जा सकता है, इनको आसानी से छाना जा सकता है, अलग किया जा सकता है, वो कहलाते हैं क्रिस्टला। ऐसे विलेन जो पार्चमेंट पेपर से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, पार्चमेंट पेपर के द्वारा आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं क्रिस्टला। ठीक, बात आई समझ में आपको। फिर क्या हुआ, दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कोलाइड का, कोलाइड ये था सीसी का जस्ट अपोजिट है। उन्होंने कहा ऐसा विलेन जो पार्चमेंट पेपर के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं हो सकता है, ऐसा विलेन जो पार्चमेंट पेपर के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं हो सकता है, वो कहलाता है आपका कोलाइडी विलेन। ठीक है, तो जब आसानी से विस्तृत नहीं हो पाता है, इसका मतलब तो बहुत धीरे धीरे विस्तृत होता है या फिर नहीं होता है ना, वो कहलाता है कोलाइड। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ भ्रम की स्थितियां बन गई। सपोज करिए जब आप लैब में इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं और उसी दौरान आपके किसी मित्र ने क्या किया कि क्रिस्टलाब वाले टर्म्स में, जो क्रिस्टलाब का सोल्यूशन आपने तैयार किया हुआ है, उसमें उसने क्या कर दिया कि सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा दिया, डेट में सोल्यूशन को और थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। तो वो उस टाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा किसके जैसा, कोलाइड जैसा करेगा, है ना। बट अगर उसी तरह से कोलाइड वाले में क्या कर दिया, उसने सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा दिया, तो भाई उसकी क्या होगी, जो इस तरह से फ्लूइडिटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, डेट मीन्स वो आपका पतला दिखाई देने लगेगा। तो इसमें क्या होगी, स्थितियां चेंज हो जाएंगी। जो आप पहले लिए हुए थे वो कुछ और रिजल्ट दिखा रहा है, जो बाद में कुछ आपने बनाया था उसका कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, मतलब इनके कहने का क्या था कि क्रिस्टलाब को आप कभी कोलाइड में चेंज कर सकते हैं या कोलाइड को क्रिस्टलाब में चेंज कर सकते हैं, जिससे आप इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाते कि क्या आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसा कि ग्राहम, ओस्टवाल्ड और कुछ अन्य वैज्ञानिक, ग्राहम, ओस्टवाल्ड और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर एक गहन अध्ययन किया और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने निष्कर्ष में ये बताया कि जो कोलाइड स्टेट होता है, जो कोलाइडी अवस्था होती है, ये विशेषकर पदार्थ के कणों के आकार के ऊपर निर्भर करती है, पदार्थ के कणों के आकार के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो पदार्थ के कणों के आकार के ऊपर यदि वो निर्भर कर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें अलग अलग साइज के आधार पर हम उस पदार्थ की प्रकृति का निर्धारण करेंगे। यानी कि कोलाइडी अवस्था जो होती है वो पदार्थ के कणों के आकार के ऊपर निर्भर करती है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे अभी आगे। तो आपको पहले एक चीज ये बताना चाहता हूं कि कोलाइड का यहाँ पे जो मतलब बताया गया है, वो कोलाइड का मतलब एक ग्रीक शब्द है कोला, ऐसे। ठीक है। तो इस कोला का अर्थ बताया गया वहां पे ग्लू, ग्रीक शब्द है ये ग्लू। और लॉयड्स जो होते हैं, जो कोलाइड्स थे, आप वहां सी को एज्यूम कर रहे हैं, बस ये जो कोला मैंने दिखाया हुआ है सॉरी, जो कोला मैंने दिखाया हुआ है आपको कि ये इसी ग्रीक शब्द से लिया ही गया है। ठीक, वैसे COLLOIDS कोलाइड्स की स्पेलिंग होती है। तो इसमें जो दिखाए गए लॉयड्स जो आपका है, इसका अर्थ होता है लाइक, दैट मीन्स ग्लू लाइक, अर्थात गोंद की जैसा। अब गोंद आप जानते हैं कैसा होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ एक तरह से कहा जाए, ग्रीक शब्दों में जो बताया गया है वो यही होता है कोलाइड्स का। तो हम बात करने वाले हैं अब आधुनिक विचार जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, जिसमें थॉमस ग्राहम की भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही साथ ओस्टवाल्ड और उनके अन्य सहयोगी भी थे। ठीक है। तो इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि कोलाइड में क्या क्या बातें बताई गई हैं।
तो देखिए कोलॉइड के साथ साथ कुछ चीजें और भी इन्होंने स्पष्ट की हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी क्या कि कोलॉइड स्टेट जो होती है, कोलॉइड पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसका एक अगर हम रेंज बताएं, रेंज जो मिलता है उसमें कणों के आकार का वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। किसकी बात की जा रही है? कोलॉइड की स्टेट की बात की जा रही है। देखिए जैसे ये चीजें कहीं अलग अलग आपको दिखाई देंगे, मैं उसको अभी भी डिफाइन कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोलॉइड की जो कणों का आकार होगा वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होगा। और ये एंगस्ट्रॉम जो आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, ये एंगस्ट्रॉम ये 10 की घात -10 मीटर के रूप में, 10 की घात -8 सेंटीमीटर के रूप में, 10 की घात -4 माइक्रोमीटर के रूप में, माइक्रोमीटर के रूप में, मतलब किसी रूप में वो दे सकता है। अलग अलग राइटरों की बुक में आपको अलग अलग यूनिट्स दिए जाते हैं, तो आप उसके अनुसार समझ सकते हैं। रेंज जो होता है वो इसी के आसपास होते हैं, लगभग की वैल्यू है ये जो बताई जा रही है आपको। हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा ही मिल जाए या कुछ इसके जैसा दिखाई दे दे, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको भी और आगे डिफाइन कर रहा हूं। तो कोलॉइडी अवस्था के साथ साथ इसमें कुछ चीजें और बताई गई, जो ये थी कि जब हम इसमें बात करते हैं कि जो कोलॉइडी अवस्था होती है वो रियल में एक वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन, और दूसरा होता है निलंबन। तो वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की ये अवस्था होती है। तो वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की जब ये अवस्था है तो हमें ये भी जानना होगा कि ये वास्तविक विलयन क्या है और निलंबन क्या है, ठीक है। इसको भी हम लोग कणों के आकार के आधार पर ही डिफाइन करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो कोलॉइडी अवस्था है, कोलॉइडी अवस्था को बताई जा रही है फिर से एक बार कि वो किसके किसके बीच की है? वास्तविक विलयन और वास्तविक विलयन और निलंबन कोलॉइड के बीच, मतलब इसके बीच की अवस्था है कोलॉइड, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले वास्तविक विलयन देखिए। आप पहले आप ये जान लीजिए कि जो वास्तविक विलयन की आपसे बात की जा रही है, विलयन जैसे कोई भी है, एक तरह से कोलॉइडी विलयन भी है, निलंबन भी एक प्रकार से हमारा विलयन ही है। लेकिन अब इसमें ये समझना है ना, जो इसमें विलायक और विलय होते हैं, विलायक और विलय होते हैं, तो आपको तीनों में जो एक डिफिनीशन आप मेंशन करेंगे इसकी, उसको ध्यान से सुनना है, परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि जैसे इसमें जो विलायक के कणों का आकार होता है, विलायक के कणों का आकार तीनों के रूप में आप जान सकते हैं यहाँ पे। विलायक के कणों का आकार 10 की घात -8 सेंटीमीटर की रेंज का होता है। 10 की घात -8 सेंटीमीटर की रेंज का होता है विलायक के कणों का आकार, ठीक है। अब देखिए विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार अब ये अलग अलग होता है। जो 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर की रेंज में एक मिलेगा आपको। दूसरा जो आपका होगा वो 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर की रेंज का मिलेगा। और एक 10 की घात -3 10 की घात -4 से 10 की घात -3 सेंटीमीटर की रेंज का मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो विलायक के कणों का आकार होगा वो तीनों जो आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, उस आधुनिक अवधारणा के आधार पर जो विचार थे वैज्ञानिकों के, उसमें ये तीन जो बताया जा रहा है आपको, एक वास्तविक विलयन, दूसरा कोलॉइडी विलयन और तीसरा निलंबन। उसमें विलायक के कणों का आकार आपको इतना ही मेंशन करना है, ठीक है। जब ये आपका मेंशन हो गया, अब देखिए कहा आपने क्या कि ऐसा विलयन या ऐसी अवस्था या ऐसे पदार्थ जिनमें विलायक के कणों का आकार 10 की घात -8 सेंटीमीटर की रेंज का होता है तथा विलय पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर की रेंज का होता है, ठीक है। 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर की रेंज का होता है, तो उसे आप कहते हैं कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक है।
मतलब कि जिसमें पदार्थ के कणों का आकार, दैट मीन्स विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में, तथा इसके विलय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज का होता है, उसे आप कहते हैं वास्तविक विलयन। दैट मीन्स इसमें वास्तविक विलयन में विलायक और विलय के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। ठीक, वास्तविक विलयन जो हमारा होता है वो एक प्रकार से समांगी विलयन होता है हमारा, दैट मीन्स समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण जो आपको इसमें बताए जा रहे हैं, इस समांगी मिश्रण के अंतर्गत ये इसके जो कण रहते हैं इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके कणों को भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि वास्तविक विलयन कैसा होता है, समांगी होता है, और जो इसमें कण होते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की ना। अब आपको यहीं पे समझना है कोलाइडी विलयन। देखिए फिर से वही कहेंगे आप कि उसमें विलायक के कणों का आकार कितना होना चाहिए, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। विलायक के कणों का आकार कितना होना चाहिए, 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज का होना चाहिए, और जो विलय पदार्थ के कणों का आकार होगा वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज का होगा। जैसा कि आपने कहा 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यदि आप उस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के रूप में, और एक मिलेगा 5 × 10⁻⁴। ठीक, 5 × 10⁻⁵ मिलेगा, सॉरी 5 मिलेंगे। तो वहां पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे इसके अंतर्गत जो वैल्यू है ना, मतलब जो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में जैसा भी दिया जा रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक लगभग की वैल्यू बताई जाती है। ठीक है, हो सकता है कुछ फैक्ट आपको अलग अलग बुकों में कुछ अलग दिखाई दें, तो उसमें बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है। आपको एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू यहाँ पे दिखाई जा रही है। विशेषकर आपको कोलाइडी अवस्था के अगर आकार बताने होते हैं कणों का आकार, वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार बताई जाती है। विशेषकर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में रखे भी जाएंगे तो उसी रूप में, अदरवाइज जो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर या फिर मीटर में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा होगा यहाँ पे विलय पदार्थ के कणों का आकार कितना बताया गया, 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज का होता है, तो वो कहलाता है आपका कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो होता है इसे एक उच्च किस्म के जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उनकी सहायता से इनके कणों को आप देख सकते हैं। और ये एक विस्मांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है। ये अंतर समझना है। जो वास्तविक विलयन था वो समांगी था, और जो यहाँ पे कोलाइडी विलयन है वो कैसा है, आपका विस्मांगी। ठीक, चलिए तीसरे चलते हैं, निलंबन। निलंबन जिसको आप सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन एक तरह का घोल ही होता है, एक तरह का सोल्यूशन ही माना जाता है। तो इसमें बस अंतर क्या है, सोल्यूशन जो आपका वास्तविक सोल्यूशन था, वो विशेषकर कैसा था, समांगी था। अब यहाँ पे जो सस्पेंशन आप पढ़ने चल रहे हैं वो कैसा होगा, सस्पेंशन जो आपका है वो एक विस्मांगी होगा। तो इसमें परिभाषा आपको इसे बताएंगे, जिसमें विलायक के कणों का आकार वही बताया जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज का। विलय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻�3 सेंटीमीटर की रेंज का होता है। सॉरी, 10⁻⁴ से 10⁻3 सेंटीमीटर की रेंज का होता है, वही कहलाता है आपका निलंबन। निलंबन भी क्या होते हैं, एक आपके विस्मांगी मिश्रण होते हैं, और इनके कणों को आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजें आपने जान ली इसमें। अब देखिए इसमें मुख्य जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है वो यही है कि कोलाइडी अवस्था में क्या है। अब आप देखिए, अगर मैं उस पदार्थ की अवस्था के आधार पर बात करता हूं कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर अगर कोलाइडी विलयन की बात की जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। ठोस का ठोस के साथ, अगर मैं ठोस अवस्था को लेता हूं पहले, तो फिर उसका क्या होता है, ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का गैस के साथ। 3 हुए, ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का गैस के साथ। ठीक, फिर ऐसे ही हम द्रव को लेते हैं तो द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का गैस के साथ। ठीक, फिर आता है आपका कि
गैस अवस्था में गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने गैस का गैस में क्यों नहीं बताया, तो यही बात आपको यहाँ ध्यान देनी है कि गैस का गैस में जो होता है, जो तैयार होता है, वहां पर एक समांगी मिश्रण तैयार होता है, जबकि कोलाइडी विलयन हमारे जो हैं वो कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। इसी कारण से यहाँ पे 9 प्रकार ना होकर के 8 ही प्रकार आपको बताया जा रहा है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन, कोलाइडी अवस्थाएं जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे, वो 8 प्रकार की होती हैं। 3 ठोस के द्वारा, 3 द्रव के द्वारा और 2 गैस के द्वारा। ठीक, इस चीज को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जो भी मैंने आपसे कहा ठोस का द्रव के साथ, ठोस का गैस के साथ, ठोस का ठोस के साथ, फिर आपसे कहा गया द्रव का ठोस के साथ, तो आप ये सोच रहे हैं कि सर अभी आपने ऊपर कहा ठोस का द्रव के साथ, तो भाई उसी चीज को आप द्रव का ठोस कह रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि 2 अवस्थाएं होती है। जैसे कि आप विलय और विलायक की बात करते हैं, विलय और विलायक की बात करते हैं, समझिए वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बस कोलाइड के रूप में थोड़ा सा अलग शब्द यूज कर लिए। वो किसने, जिगमांडी ने। जिगमांडी महोदय ने क्या कहा कि जो भी कोलाइडी होते हैं, कोलाइडी पदार्थ होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं, उनमें 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रच्छित परावस्था और एक होती है प्रक्षेपण माध्यम। एक प्रच्छित परावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम। अब बात यहाँ ये आती है कि प्रच्छित परावस्था क्या है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है। प्रच्छित परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है ना। प्रच्छित परावस्था, प्रक्षेपण माध्यम में आपको क्या बताना होता है, देखिए जिसमें माध्यम की बात करूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरे पास माध्यम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, मैं आप अपनी बातें जो है क्लास, सपोज करिए कि आप क्लास में बैठे होते हैं, तो मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसका माध्यम है वेव। ठीक है, आप कोई भी समस्याएं होती हैं या कुछ भी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं, तो आप उसको किसी न किसी टीचर्स के पास, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, उन तक अपनी बातों आप किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते हैं। हो सकता है आपके पास कोई डायरेक्टली अगर उनके कांटेक्ट ना हो, तो आप इनडायरेक्ट वे में, हो सकता है किसी का लिंक हो, उसके माध्यम से आप उस तक अपने प्रश्न को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक माध्यम का मतलब क्या हो, जिससे आप जुड़े हुए हो। ठीक है, मतलब जिसमें आप किसी पदार्थ को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, जिसमें किसी पदार्थ को आप घोल रहे हैं, जिसमें किसी पदार्थ को आप डाल रहे हैं, जिसमें कोई पदार्थ आकर के क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। मतलब जिसमें हो रहा है वो माध्यम, प्रच्छित माध्यम। ठीक है, मतलब जैसे इसमें प्रक्षेपण माध्यम की बात की उन्होंने। प्रक्षेपण माध्यम में आपसे कहा गया जिसमें कोई पदार्थ आप डाल रहे हैं। ठीक है ना, जो पदार्थ आप डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं वो उसमें जाके क्या करेगा, फैलेगा, उसे आप कहते हैं प्रच्छित परावस्था, जो पूरा फैल जाए। और जिसमें फैलता है या जिसमें आप डालते हैं वो होता है प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, सपोज करिए कि विलायक आपका यहाँ पे क्या है, वो है प्रक्षेपण माध्यम, और जो विलय पदार्थ आपके होते हैं वो होती है प्रच्छित परावस्था। ठीक है, जिसमें पदार्थ को आप डालते हैं, वो क्या रहता है, जिसमें डालते हैं वो माध्यम होता है, जिसको डालते हैं वो प्रच्छित परावस्था होती है। प्रच्छित परावस्था जो पदार्थ आप उसमें डाल रहे हैं, और प्रक्षेपण माध्यम जिसमें आप डाल रहे हैं, जिसमें पदार्थ को आप डाल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको। चलिए अभी जैसे देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक ठोस और द्रव की बात कर ली है ना। तो द्रव मान लीजिए हमने जल ले लिया, और उस जल में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा फॉर्म डाल दिया, या फिर ठोस के रूप में बात हुई तो सपोज करिए चीनी की गाढ़ डाल दी गई, कुछ और डाल दी गई ऐसे। तो वहां पे आपने सोल्यूशन एक तैयार किया। ठीक है, गाढ़ा सोल्यूशन आपने तैयार किया, तो जो जल वहां पर है वो एक तरह से माध्यम का काम कर रहा है। जो उसके अंदर आप अदर सब्सटेंस डाल रहे हैं वो किसके तरह बिहेव करेगा, प्रच्छित परावस्था के रूप में। तो वैसे ही प्रच्छित परावस्था, प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन आपका 8 प्रकार का होता है, जिसमें आपने कहा ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का गैस के साथ, फिर ऐसे ही द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का गैस के साथ, फिर आपका आता है गैस का ठोस के साथ, गैस का द्रव के साथ, और लास्ट गैस और गैस का नहीं बनता है, क्योंकि गैस और गैस का विलयन जो होता है वो समांगी होता है। ठीक है, यहां तक बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी अगर, तो ठीक है।
अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका फिर से रिप्लाई अगले वीडियो में आपको दूंगा। और हम इस बिलिंग के प्रकार के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर किया करें। और पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए हम, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से। और आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और इस वीडियो का जो लाइक करने का टारगेट है वो 50, यानी 50 लाइक अगर आ जाते हैं तो वीडियो हम आपको अगले फिर देते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो नए व्यूअर्स से ये एक तरह का रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।